जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वैलेंटाइन डे के मैराथन क्लास में। और आज है 11 फरवरी जो कि है प्रोमिस डे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये आपको जो सेशन है लगातार आपको 7 फरवरी से 14 फरवरी तक इसका सेशन दिया जाएगा और सुबह 7 बजे से। तो आप लोग इस क्लास में जुड़िएगा और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग का यहाँ से जो फिजिक्स का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है कि कार्य का मात्रक है। तो ये जो है आपका जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। दूसरा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो है प्रश्न फिजिक्स के देखने के आपको हर एक चैप्टर से मिलेंगे। ऊष्मा से मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगा, या और फिर यांत्रिक, यानी कि हर एक जगह से इसमें आपको प्रश्न जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग आधा घंटे या फिर 1 घंटे आप इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत से प्रश्न जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है। चलिए यहाँ से आपका जो चौथा प्रश्न है कह रहे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए एक तरफ आपका वेग है, उसके बाद यहाँ पर उसका मात्रक है। तो देखिए उच्च वेग का यहाँ पर मैक हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्राम होता है। दाब का यहाँ पर पास्कल होता है एसआई मात्रक। और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन कुट भाषा में आप लोग यहाँ से सी कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ से हम लोग का जो 5 नंबर प्रश्न है करे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ से आपका एक तरफ भौतिक राशि है और इसका इकाई है। तो दूरी का यहाँ पर इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर विद्युत पदार्थ है, विद्युत की मात्रा है। तो विद्युत का मात्रा का जो होता है वो आपको मोल होता है। और विद्युत आवेशों की मात्रा का जो होता है वह आपका कूलम्ब होता है। और ऊर्जा का यहाँ पर वाट घंटा होता है, ठीक। तो इसमें आपको कूट भाषा में आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको ये सम्मिलित करने वाला ही ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तरह भौतिक राशि या इकाई है। तो त्वरण का इकाई क्या होता है, त्वरण का इकाई यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और बल का क्या होता है, बल का यहाँ पर न्यूटन होता है। और कृति यहाँ पर कृति कार्य का, यहाँ पर कृति कार्य का पूछा गया तो वह जूल होता है। कार्य या कृति कार्य एक ही बात है। और आवेग का यहाँ पर न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक। इसमें आप लोग कूट भाषा में डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रा, यहाँ पर समय का मात्रक नहीं है, कौन सा जो है इसमें समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है इसमें समय का मात्रक नहीं है। और बाकी जो ये सब है आपका समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से दूरी का है, ठीक। पारसेक इकाई है, ये पारसेक जो है आपका दूरी का इकाई है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रकाश वर्ष भी था, हाँ ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का अगला देखिए, ये प्रश्न आपका ये ऊष्मा से प्रश्न आया, ठीक। आपका हीट से प्रश्न है। पहला है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, तो देखिए वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाएगी या फिर बढ़ जाती है, ठीक। तो राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा इसमें। और दूसरा जो प्रश्न है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो किसी वस्तु का जो ताप होता है वो उसके अणुओं के औसत गति का जो है सूचक होता है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि यहाँ पर संपर्क करने पर ऊष्मा, देखिए वस्तु का जो ताप है वो सूचित करता है कि संपर्क करने पर जो ऊष्मा होती है वह आपका अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होती है, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अगला हम लोग का चौथा जो प्रश्न है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि, देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। उसी का यहाँ पर ताप में वृद्धि यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। पांचवा प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, तो देखिए जब उसके वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की जो चाल है वो घट जाती है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगर प्रश्न हम लोग 6 नंबर है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है रमफोर्ड के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, ठीक। अगला जो प्रश्न है कि किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो यह डेवी के द्वारा यह जो किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो
किए गए कार्य व उत्पन्न, यहाँ पर किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो इसका मान उपयुक्त में से सभी होता है, जैसे कि यहाँ पर 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, और यहाँ पर 4.186 जूल प्रति कैलोरी, और 4.186 गुना 10⁻7 अर्ग कैलोरी, यानी कि उपयुक्त में से ये सभी मान होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो W/Q बराबर J, ये जो आपका समीकरण है, ये आपका जो सूत्र है, ये सही है। बाकी इसमें से 3 जो है ये गलत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका जो प्रश्न है ये ध्वनि तरंगे से प्रश्न आपसे पूछे गए। पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगे की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, ये अनुप्रस्थ नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ध्वनि तरंगे के लिए सत्य कथन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 Hz से कम होते हैं, नहीं कि 20 Hz से कम होती है। आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, ये आपका जो 20,000 वाला होगा ये नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, देखिए जो पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति 20 kHz से अधिक होती है, उसको पराश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। यह कथन सही है कि जो आपका पराश्रव्य तरंगे है ये इसको मनुष्य या हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो सबसे पहले पराश्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर गाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिकार परभक्षियों, यहाँ पर शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है आपका प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला 8 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में लाया जाता है, उसमें आपको जो है अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग में लाया जाता है उसको भगाने के लिए। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ध्वनि का तत्व जो पिच किस पर निर्भर करता है। तो वह जो है ध्वनि का पिच या तत्व वो आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए, ए कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंतरिक भागों के सिंचाई में जो है आपका सफाई में, सिंचाई नहीं है सफाई में, यहाँ पर आपको पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबर यहाँ पर 12 की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो यह सभी जो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है जो 20 से लेकर 20,000 तक 12 की। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि तरंग का वेग v आवृत्ति n तथा है v बराबर n लैम्डा। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है। तो ये वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है ये सुनाई नहीं पड़ती है। अगला 14 नंबर आपका प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, इसका कारण है कि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है, इसलिए आपको अंधेरे में भी आपका चमगादड़ जो है वो उड़ सकती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका प्रश्न यह है, तो यह प्रश्न आपका प्रकाश यानी कि लाइट से प्रश्न है। कह रहे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, देखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फोटॉन। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश जो तरंग है यह है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
तो यह प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। यह जो प्रकाश की तरंगों का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यह ध्रुवीकरण जो है निर्णय लेने में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। यहाँ पर प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का जो खोज है यह किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। ठीक। छठा जो प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का यहाँ पर विवर्तन होता है। यहाँ पर किसने जो है, देखिए प्रश्न है कि सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का जो है विवर्तन होता है। तो यह दिखाया गया था ग्रेमाल्डी के द्वारा दिखाया गया था। ठीक। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो यह आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो घूर्णन की जो घटना है ये दोनों में घटित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो वो किनारों से मुड़ना जो है विवर्तन कहलाता है। ठीक। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो व्यक्तिकरण का जो सिद्धांत है यह प्रकाश की प्रकृति की पुष्टि करता है। आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान इसकी जो है प्रवृत्ति होती है। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो उस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए और यहाँ से हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है तो देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न आपका विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से है। तो चलिए यहाँ से हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है कि जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है। तो देखिए जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस समय आपको धन आवेशित हो जाती है। ठीक। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह जो है कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। ठीक। ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट है। चलिए यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। यानी कि ऑप्शन जो है इसमें आपका बी करेक्ट है। यहाँ कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरा नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित है। तो देखिए दो आवेशों के बीच जो लगने वाले बल संबंधित है आपको कूलॉम के नियम पर वह संबंधित है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का चौथा प्रश्न है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान होगा। तो उसके जो विद्युत बल का जो मान होता है वह मान आपका यहाँ से चौगुना हो जाता है। ठीक। अगला है कि समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में यहाँ पर विकर्षण होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ क्या होता है। तो वह एबोनाइट का छड़ यहाँ पर ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का जो आवेशन होता है यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से यानी कि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए सुरक्षित रहने के लिए आपको कार की खिड़कियां को बंद कर लेने होंगे। ठीक। चलिए
अगला जो 9 नंबर प्रश्न है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाली बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह नियम है। तो देखिए यह जो नियम है यह है आपका कूलॉम का नियम है कि यह व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, चलिए 10 नंबर जो हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उस बिंदुओं के बीच के, ठीक, वहाँ पर किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच के क्या होता है, तो उन बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर को मापा जाता है। ठीक, 11 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, देखिए धातुएं जो विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो विद्युत के सुचालक होती है। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक इसमें से कौन सा है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो चांदी है वो सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है, तो ये आपको मैग्नेट्स जो कि चुंबक से प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है कि अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है। यहाँ पर जो अस्थाई चुंबकन है ये किस स्थिति में किया जाता है, तो देखिए यहाँ से आपका है कि ढलवा लोहा, पीटवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर इस्पात। तो आपका राइट आंसर होगा इस्पात। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक जो है आपका नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत है, ठीक, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्यों, तो यह अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण जो है इसका नरम लोहे का जो है चुंबक बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अगला यहाँ से हम लोग का जो चौथे नंबर प्रश्न है कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, तो देखिए यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए दो भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। इसका यहाँ पर है कि दो चुंबक को यदि हम लोग बीच से काट देते हैं तो वो दो चुंबक बन जाता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि दो भाग जो है पृथक पृथक अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। चलिए अगला हम लोग का है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आकर्षण जो शक्ति सबसे अधिक होती है वो आपको दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम जो होता है आपको मध्य में उसका आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, तो देखिए यह प्रश्न आपका शुरू होता है आधुनिक भौतिकी से जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत यहाँ पर दिशित हो सकती है, दिशित हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वह लेजर कहलाती है। फिर से प्रश्न देखिए कि जो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह कहलाती है, तो वह लेजर कहलाती है। ठीक, अगला हम लोग का दूसरा प्रश्न है कि लेजर बीम सदा होती है, तो ये लेजर जो बीम सदा होती है ये आपको अपसारी बीम होती है। ठीक, चलिए तीसरा जो प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है कि परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथा है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन का खोज यहाँ पर जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, तो अस्थायी कण इसमें आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन का खोज एडर्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होता है।
चलिए 10 नंबर जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक, जे थॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डॉट की संख्या होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। देखिए यह प्रश्न आपका विविध का प्रश्न है, इसमें आपको अधिक से अधिक विविध के प्रश्नों में सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार यहाँ पर बिक वेट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर है कि हेलीकॉप्टर का खोज ब्रिक वेट के द्वारा किया गया था। अगला है कि रडार के आविष्कारक थे, यहाँ पर रडार के आविष्कारक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा टेलर एवं यंग जो है ये आपको रडार के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो देखिए नोबेल के क्या बोलते हैं, एल्फ्रेड नोबेल जो है ये आपको डायनामाइट के खोज किए थे, इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार रख दिया गया था। अगला है कि ताड़ित चालक के आविष्कारक हैं, तो ताड़ित चालक के आविष्कारक कौन हैं, यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ताड़ित चालक के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो टीवी का आविष्कार जो है जे.एल. बेट्स के द्वारा किया गया था। अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का जो आविष्कार है यह रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो के द्वारा जो है टेलीस्कोप का खोज किया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर हम लोग का है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, तो हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 9 नंबर की गैस इंजन की खोज किसने की, तो डैमलर के द्वारा जो है गैस इंजन का खोज किया गया। अगला प्रश्न है 10 नंबर की परमाणु बम का विकास किसने किया, तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है बॉर्न वन ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किससे विकसित किया, यहाँ पर हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो सैमुअल जो कोहेन है, यहाँ पर सैमुअल कोहेन के द्वारा हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया गया था। अगला है कि लेजर का आविष्कार किसने किया, तो लेजर का आविष्कार जो है टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इसमें युग्म नहीं है कि देखिए जो जे परिकिंस है यह पेनिसिलिन के खोज नहीं किया था, बाकी सब जो जेम्स वार्ड है वाष्प इंजन और एलपीजी वेल जो है टेलीफोन का और जे.एल. बेट्स जो है टेलीविज़न का, यह सभी सही है, लेकिन जे परिकिंस जो है पेनिसिलिन का खोज नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के जनक समझे जाने वाला व्यक्ति आपका चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेट इंजन का जो है फ्रैंक विल्टले के द्वारा किया गया था, जो है उनका आविष्कार जेट इंजन का फ्रैंक विल्टले। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 18 नंबर जो प्रश्न है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, यहाँ पर आविष्कारक किसे माना जाता है, तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला है कि स्कूटर के आविष्कारक, तो स्कूटर के आविष्कारक हो जाएंगे आपको ब्राड शॉ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज करता है एनरिको फर्मी है। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया। देखिए वायरलेस यानी कि बिना तार वाले की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मार्कोनी के द्वारा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन हैं। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइपराइटर के आविष्कारक सेल्स हैं।
अगला हम लोग का प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक डेबी हैं। और अगला है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है एवांजेलिस्ता टेरिसेली के द्वारा किया गया था। आप लोग ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट कर लीजिएगा, ये बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये एकट एवं मॉर्सली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप जो ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि एलईडी, यहाँ पर एलईडी का आविष्कार किसने किया, तो निक होलो नाक के द्वारा जो है ये एलईडी जो बल्ब होता है शायद वही है कि उसका आविष्कार जो है निक होलो नाक के द्वारा किया गया। ठीक। अगला है कि मशीन गन का आविष्कार किया गया, तो मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो जिलेट को। देखिए सेफ्टी रेजर का जो है जिलेट का जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार, ये आविष्कार किसने किया था, तो फ़ारेनहाइट के द्वारा जो है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कपूर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो बोल्ट के द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया। यहाँ से हम लोग का जो 36 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है रुडोल्फ के द्वारा किया गया। और 37 नंबर जो प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, तो देखिए वर्षा की जो अम्लीयता है वो आपको pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है कि पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर जो है आपका उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सोनार विधि का जो सोनार यंत्र का ये प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ से आपका सिस्मोमीटर, ये जो सिस्मोमीटर है पृष्ठ तल की वक्रता मापने में ये गलत है। बाकी जो 3 है कि मैनोमीटर दाब और क्यूबरेटर जो है आंतरिक दहन इंजन और कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति, ये तीनों सही है। बाकी ऑप्शन जो डी है ये गलत है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए टैक्योमीटर जो दबावांतर से ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो सभी ये सुमेलित हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष जो आर्द्रता है आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए अगला हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का समान ताप प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है, तो कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए यहाँ पर लिया जाता है, तो देखिए अल्टीमीटर का जो उपयोग है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, भूकंप की जो तीव्रता है आपको सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और यहाँ पर कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए जो है कार्बोरेटर का उपयोग करते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है, तो ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट है। ठीक।
तो ये हम लोग का जो फिजिक्स का सेशन आज कंप्लीट हो गया और कल जो आपका दूसरा क्लास लेकर आएंगे तो आपका जो कल का क्लास है बहुत जल्द आपको 7 बजे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।